हमारे मंच पर ऐसी खूबसूरत कलाएं सजी हैं, अभी आप जो सुनेंगे इन सबको तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ सरस्वती का वरदान मंच पर सब बैठे हुए हैं। तो इन माँ सरस्वती के वरदानों को हम स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले मैं देश के सुप्रसिद्ध आदरणीय अरुण जैमिनी जी का सम्मान वाराही करने जा रही है। तो जोरदार तालियां हो जाए अरुण जैमिनी जी के लिए। नीता मैडम को मैं आग्रह करूंगा कि टेक द ऑनर्स ऑफ ऑनरिंग द पोएट ऑफ एक्सीलेंस। अरुण जी देश का गर्व है और उनको सम्मान देने के लिए नीता बहन अनामिका, द लेडी लीडिंग द वाराही कोलकाता। Big round of applause, ladies and gentlemen. आज आईपीएल का फाइनल है, वहां कोई हारेगा या जीतेगा, लेकिन यहाँ जो भी बैठे हैं वो हर बंदा जीतेगा, क्योंकि वो कविता का कुछ न कुछ अपने साथ लेके गए। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 कमाने में चले गए, 2 बदलवाने में। तो ये स्थिति चल रही है। वैसे भी 2-2.5 साल कोरोना ने हंसने नहीं दिया, बहुत बुरी स्थिति थी जी। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। अच्छा अरुण जी, मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा एक समस्या और थी, वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में लॉकडाउन। वो सबसे बुरा समय था। इतना बुरा समय कभी हो नहीं सकता। घर से बाहर निकल नहीं सकते, बाहर सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 2.5 साल हो गए घर में पड़े हुए। तो 3 महीने का शायद लॉकडाउन था, घर से बाहर ही नहीं निकले। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन हो जाए जीवन। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूँ, इसलिए वीडियो को नहीं उठाऊंगा। एक कविता और कोरोना काल से संबंधित सुनाता हूँ। ये कोरोना काल का जब पहला कवि सम्मेलन मिला, एक दृश्य कविता है कि दृश्य का आप आनंद लें, क्योंकि 2-3 साल बाद कोई कवि सम्मेलन मिला था तो क्या स्थिति हुई होगी कवि की। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो राजीव बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी कि मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा।
तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कभी मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा पसंद नजर आ रहा। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हैं क्या थी उस वक्त? निक्कर और बनियान में टाइट कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटक गए थे। क्या बात है। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। अब कपड़े रखने की दीवारी तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी थी। माथे के छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बरल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। उनको अपने हाल पर छोड़कर विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चला कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे, एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन हो। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजू का टाइप स्त्री खड़ी। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने पड़े। अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े चमकता हुआ चला आ रहा। पास खड़े सर्वेश ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा, दुगड़ अब भी कायम थी। कारण ये था कि निमंत्रण तो आते थे, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नहीं करवा पा रहे। तो ये डरता कि बाहर आते ही आयोजक कहे नमस्ते आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाए। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा इस पर आ करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। वो तो है, दरअसल क्या है कि विष्णु जी तो घड़ी देख रहे थे, मैं तो घड़ी भी नहीं देख सकता, घड़ी है ही नहीं। तो आप ही बताएं कि क्या कितना टाइम रह रहा है।
कोई चिंता नहीं, कैलेंडर भी नहीं है यहाँ। हाँ आइए सर, ये इनसे इतना पुराना संबंध है, मतलब 25-30 साल पहले पहली फोटो खींची होगी। शुक्र है वो ब्याह सेट के बाद खींची बस। दरअसल अब हरियाणा के आते हैं, थोड़ी देर आप हंस लें, क्योंकि हरियाणा तो हास्य रस का पर्याय है। हम तो बहुत सहज हास्य में जीते हैं। वो पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा, बच्चा एक सवाल का जवाब दे दे छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। सहज हास्य हमारे स्वभाव में। अब ये बच्चे बैठे हैं हरियाणा में, बालकों का जवाब दीजिए। वो आजकल चल रहा है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानना? कहा बोले इतने भात कौन भरेगा? तो बात उसकी जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से पूछा, बोले बेटे तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है, तू क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दादी को दूंगा फुटबॉल। है बोले तेरी दादी 80 साल की, फुटबॉल का क्या करेगी? बोले क्यों? पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मुझे गीता भेंट की थी। बच्चे बड़े कमाल हैं आजकल के। तो मैं बता रहा था दरअसल क्या मन में जो होता है वही जबान पे थी हमारे। वो एक मुकदमा चल रहा था जो ताई गवाही के लिए आए। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई। बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूँ, कर्नल टाणे का छोरा है ये, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। इतना साफ मामला है। अभी विष्णु जी चिंता प्रकट कर रहे थे कि भाई लड़कियों को भी मुखर होना चाहिए। हमारे हरियाणा में मुखर ही हूं मैं सही बता रहा हूँ। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। वो एक की पत्नी मर गई जी, उसने चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र कौन उठेगा? बोले फिर रहने दे। पता हमारा प्रेम कैसा हम जानते हैं। बहुत बढ़िया। वो एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए गए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई फोगी से ढूंढ रहा हूँ। बोले तू? बोले यार मेरी भी फोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार तेरी ढूंढते। प्यार की बात तो संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात तो रहता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है।
अरे बोले दिल कुरकुरा को ना तने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है तो बहुत सुधार हो गया जी, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगे मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो तकलीफ बहुत बढ़। और तकलीफ तो साथ जब भी बढ़ जाती है जब हरियाणा की छोरियां जंतर मंतर पे बैठी है, वो भी कम तकलीफ दे रही है। तो प्यार की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दिया। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। कैसे जवाब आएगा? वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्म कलेजा नहीं। वो कहानी अंत में सुना करना है। ये मैंने कल्पना करी है साहब, बिल्कुल अलग तरह की कविता है, विषय अलग तरह का विषय है कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं, तो वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है। तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो वाहन छुट्टी मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी को सरपंच बना दिया गया है, सृष्टि के निर्माता हैं, तो एक वाहन अपने तर्क दे रहा है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। ये विषय है, सुनिए। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले में पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत में बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। मोर ने कहा नीचे देखो वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है, बुरी तरह मचा रही है शोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है, इन्हें सिखाऊंगा देखो नृत्य ऐसे होता है। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ? चूहा बोला कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ।
2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय, वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%, छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर, सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। मैं उतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में हो गए हैं। मैं उतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में हो गए हैं और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत को करने में लगे हैं। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं, असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। बाप बनते बनते थक गया हूं, छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका सर्वाधिक सही काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रौंदना चाहता हूं।